गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, चलिए। तो आज जो है वो आपकी एग्जाम से पहले की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपकी क्लासेस नहीं ली जाएंगी। अब उसके बाद जो है अभी आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी क्लास शुरू होगी। वैसे 12 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही है, पर शायद 12 अक्टूबर को शुक्रवार है, तो शुक्रवार को आपकी क्लास नहीं होती है। आपकी होती है मंगल, वीर और शनिवार को। तो मतलब 13 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में जो मैसेज है वो आपको ग्रुप में भी हम भेज देंगे कि कब आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। पर अभी के लिए आज ये आपकी एग्जाम से पहले की लास्ट क्लास है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए थे। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपने इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इन संख्याओं में से कोई एक संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है वर्गमूल 16, वर्गमूल 36, वर्गमूल 48 या फिर वर्गमूल 64। 48 मैम। ठीक है, वर्गमूल 48 और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है? क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल में भी दो तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है, वर्गमूल वाली संख्याएं भी दो तरह की होती हैं। कुछ उसमें से अपरिमेय होंगी, कुछ उसमें से परिमेय होंगी। तो जिसका भी आप वर्गमूल हल कर सकते हो, जिसका भी आप वर्गमूल सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी बन जाती है परिमेय। जैसे देखिए, 16 का वर्गमूल हटाएं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 चौक 16। 36 का वर्गमूल हटाएं तो कितना आ जाएगा? 6। 6 6 के 36। 48 का वर्गमूल हटाएं तो नहीं हटेगा, है ना। 64 का वर्गमूल हटाएं तो 8 8 64। तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का वर्गमूल हट चुका है, हल हो चुका है। तो ये सभी हो जाएंगी परिमेय। और जिसका भी वर्गमूल हल नहीं हुआ वो रह जाएगी अपरिमेय। ठीक है, तो बस इतना से आपने इसमें ध्यान रखना होता है जब भी आपको वर्गमूल वाली संख्याओं में परिमेय या फिर अपरिमेय पूछा जाए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1/7 जमा 3 वर्गमूल 2, इसमें आपने हर का परिमेयकरण करना है। जिस बच्चे को आता है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है वो मेरे साथ यहाँ पर सीखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परिमेयकरण होता क्या है। ये परिमेयकरण क्या चीज है, ये हम यहाँ पर पहले देखेंगे। आपको बोला है कि हर का परिमेयकरण करो। तो अभी जो आपको हर में दिख रहा है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि ये संख्या इस संख्या के साथ यहाँ पर जमा हो रही है, गुणा हो रही है ये, और ये जमा हो रही है। तो इस पूरे को हम अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपका हर अभी अपरिमेय है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये परिमेय हो जाए। कौन? इसका हर। लिखा गया यहाँ पे, देखो स्पेशल आपको मेंशन किया गया है सिर्फ हर के बारे में। हर, सॉरी, हर। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करें कि आपका जो ये हर है ये अपरिमेय के बजाय परिमेय हो जाए। ऐसा आपने करना है। तो उस प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं परिमेयकरण। किसको? जब हम अपने हर को अपरिमेय से परिमेय की तरफ लेके जाते हैं, उसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। तो कैसे ये किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। परिमेयकरण होता क्या ये हमने सीख लिया, पर कैसे करना है वो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो करना क्या है आपने? हर की बात हो रही है तो अपने हर को ही पहले इसकी गुणा में कॉपी पेस्ट करके लिख लें। ठीक है, इस वाली पूरी संख्या को आपने गुणा के रूप में यहाँ पर लिख लेना है। पूरा आपने कॉपी कर लेना है इसकी संख्याओं को। सिर्फ संख्या, ध्यान से मेरी बात सुने, कॉपी कर लेना है इसकी संख्याओं को। तो क्या चीज है जो कॉपी नहीं करनी है? वो है इसका साइन, इसका चिन्ह। ये जमा का निशान है तो यहाँ पर जमा का निशान, अगर यहाँ जमा का निशान है तो यहाँ पर माइनस का निशान लेना है। अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो आप यहाँ पर जमा का निशान लेते। क्यों लेते वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले बस इतना समझ ले कि अगर कि जो भी यहाँ पर होगा उसका उल्टा आपने यहाँ पर लिखना है। अब आपको ये चीज भी पता है कि अगर हम हर में किसी संख्या की अपनी मर्जी से गुणा करते हैं तो हमें अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना होगा। जिस जिस संख्या से मैंने हर में गुणा किया, अपनी मर्जी से मैं इसको लेके आई ना माइनस वाले को, तो ऊपर भी मुझे इसी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो बता दें। सिर्फ इतना ही। मैम। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप खुद भी मुझसे बीच में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये गुणा का निशान है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने माइनस का निशान क्यों लिया।
क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय बन जाए। कैसे बनेगी? अगर हम यहाँ पर एक सर्व समीका लगा दें तो ये हमारे जो अपरिमेय संख्या है वो खुद ब खुद परिमेय बन जाएगी। और वो सर्व समीका कौन सी है? वो है a प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये वो सर्व समीका है। इसको हल करके कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ध्यान रहे दोनों के पास अपने अलग अलग स्क्वायर है, आप ऐसे ना करें कभी भी। a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे करोगे तो ये सर्व समीका अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए इस वाले में क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने यही वाली सर्व समीका क्यों ली, माइनस वाली ही क्यों ली? अगर मैं यहाँ पर जमा का निशान लिखती है ना, अगर हमें यहाँ पर सर्व समीका ही लगानी है तो मैं यहाँ पर अगर जमा का निशान लगा दूं तो भी तो इसमें सर्व समीका लग जाएगी। कौन सी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर्व समीका तो ये भी लग रही है, फिर हमें ये वाली ही क्यों चाहिए? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे तो उम्मीद है कि इसका जो वर्गमूल है वो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये तीसरी टर्म, तीसरा पद जो यहाँ पर है, ये वर्गमूल को नहीं हटने देगा। कैसे नहीं हटने देगा? चेक कर लीजिए, 2 का 2, a यहाँ पर 7 है, b यहाँ पर 3 वर्गमूल 2 है। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 3 42, तो ये आ गया आपके पास 42 वर्गमूल 2। हमने इसका परिमेयकरण करना था, हम चाहते थे कि ये जो वर्गमूल वाली चीज है ये हट जाए, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये चीज नहीं हटी। जब ये चीज हटी ही नहीं तो इसका मतलब इसका परिमेयकरण ही नहीं हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर जमा वाली आइडेंटिटी नहीं लेंगे, ये वाली सर्व समीका नहीं लेंगे। लग ये सकती थी, बन सकता था ये भी, लेकिन हमने नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये हमारी मदद नहीं कर रही परिमेयकरण करने में। तो कौन सी मदद करेगी? तो सिर्फ यही वाली। ठीक है, सिर्फ यही वाली सर्व समीका आपकी हेल्प करेगी। तो इसलिए आपने हमेशा उल्टे साइन लेने हैं। अगर यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जमा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अभी आपको ये भी समझ आ गया कि परिमेयकरण क्या होता है, और ये भी समझ आ गया कि उल्टे निशान क्यों लेने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अंश में तो एक है, एक में इसकी गुणा करो तो यही आएगा, तो लिख लो अपने अंश में इसको ऐसे कैसा लिख लो। अब हर में हमने लगानी है आइडेंटिटी सर्व समीका। तो a में जमा हो रहा है b और इसी a में माइनस हो रहा है b, तो ये वाली सिर्फ इसमें लग जाएगी सर्व समीका। पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a कौन है और b कौन है। तो साइन के पहले जो होता है वो a होता है, चिन्ह के बाद जो होता है वो b होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर लिखेंगे कि a 7 है और b लिख देंगे 3, लेकिन b सिर्फ 3 नहीं है, b है 3 वर्गमूल 2। ठीक है, ये हमारा b है पूरा का पूरा 3 वर्गमूल 2। a आ गया, b आ गया, इसके साथ कंपेयर करो। अभी हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में है, इसमें है ना a प्लस बी a माइनस बी। हमने इसको ऐसे लिखना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर b का स्क्वायर करेंगे। a यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर करो, माइनस का साइन क्योंकि सर्व समीकरण में माइनस है, और b का स्क्वायर मतलब 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। करते हैं इसको सॉल्व। अंश हमारा यही आएगा, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, और हर देखे तो 7 का वर्ग कर लीजिए, 7 सत्ते आता है 49, माइनस यहाँ पर देखो ये कैसे लिखा गया है, तो इसके अंदर 2 पार्ट है, एक है 3 और दूसरा है गुणा में वर्गमूल 2। तो जब इन दोनों के पास ये वर्ग लगा है तो इसका मतलब है कि पहले हम इसका वर्ग करेंगे, बाद में हम इसका भी वर्ग करेंगे। तो पहले 3 का वर्ग कर लेते हैं, 3 3 आ जाएगा 9, और ये आपस में गुणा हो रहे हैं तो गुणा का निशान लिख लो, और वर्गमूल 2 का वर्ग करो। वर्गमूल 2 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना आंसर आएगा? अगर किसी को पता तो आप जरूर बताएं। वर्गमूल 2 का वर्ग कितना आएगा? वर्गमूल 4 में। नहीं बेटा, वर्गमूल 4 नहीं आएगा इसका। ठीक है, पर आपने कोशिश की, इसके लिए वेरी गुड। तो इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी वर्गमूल वाली संख्या को क्या करते हैं, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हैं,
नाम में ही देखो, एक बार वर्गमूल आ रहा है, एक बार वर्ग आ रहा है, और हमें अच्छे से पता है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग है इस वर्गमूल को कैंसल कर देगा। क्या कर देगा, ये वर्ग जो है इस वर्गमूल को कैंसिल कर देगा, काट देगा, क्योंकि दोनों उल्टे हैं। तो क्या बच गया, सिर्फ ए मतलब वो नंबर, वो संख्या जो वर्गमूल के अंदर लिखी गई है। तो वही हमारा आंसर आएगा। जैसे यहां पर देखें तो इस वर्ग ने इस वर्गमूल को काट दिया, तो हमारे आंसर में क्या बचा, जल्दी बताएं। 2 में 2, इसमें बचा हमारे पास सिर्फ 2। तो इसका मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग हम करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। और हमें वर्गमूल 4 नहीं मिलेगा, या फिर 4 भी नहीं मिलेगा, या फिर हमें वर्गमूल 2 भी नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा सिर्फ 2, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको फिर से। तो अंश को तो हमने ऐसे कैसा ही लिखना है, तो अंश को हम नहीं छेड़ेंगे। हर में 49 माइनस 9 दूनी 18। अब फिर से हमारा जो अंश है वो ऐसे कैसा ही रहेगा, क्योंकि अंश को हम नहीं चेंज करेंगे। इसमें से माइनस कर दे तो आ जाएगा 31, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ध्यान से अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हर में अब कुछ भी अपरिमेय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या ही है। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमने जो है इसका परिमेयकरण कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, परिमेयकरण के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछे, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट रुके। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ चुका है, तो करते हम आगे क्वेश्चन। सॉरी। अगला क्वेश्चन बताएं, 36 की घात 1/2 का मान क्या होगा। 36 की घात है 1/2, फिर से बोले बेटा, ए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर होगा ए। क्यों इसका आंसर ए होगा, तो अभी सीख लेते हैं फटाफट से। ये 36 है, 36 की घात 1/2 है। अगर आपने इसको दूसरे तरीके से किया तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो भी आप यहाँ पे सीखें। हमें पता है कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग की हमेशा घात कितनी होती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 4 का वर्ग करो, तो 4 का वर्ग होगा हमेशा घात में 2। और आपको ये भी पता है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना, होते हैं ना उल्टे। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 4 का वर्गमूल कीजिए, तो क्या होगा, अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात हो जाएगी इसकी उल्टी। इसकी उल्टी मतलब 1/2, ठीक है। वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात हो जाएगी 1/2। तो इसका मतलब, ये बात सभी को समझ आई, वर्ग की घात 2 होती है और वर्गमूल को अगर हम घात में बदल दें तो वो 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है 36 की घात 1/2। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपको घात में 1/2 अगर नजर आएगा किसी भी संख्या के, तो समझ जाना कि यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल पूछा गया है। अगर आपको उसका वर्गमूल याद है तो आप लिख लेना। जैसे मुझे पता है 36 का वर्गमूल होता है 6, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 6। लेकिन अगर आपको उसका वर्गमूल अगर याद नहीं होगा तो आप उसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो कि हम सीख चुके हैं, है ना। तो वैसे आप इसको कर सकते हो सॉल्व। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दे। फिर बढ़ते हैं हम आगे। सभी बच्चे करें, क्लास में बहुत से बच्चे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप सभी अब सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आप सभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, इसका परिमेयकरण करें। इसमें जो है वो हर का परिमेयकरण करें।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे और जिसका भी आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर मुझे कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा के बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा और साइन कौन सा आएगा, ठीक है? ये सब आप ध्यान से देखें और फिर अपना आंसर मुझे आप बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप कैमरा ऑन करके बता सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसका पहले हमने उल्टा लेना है, मतलब है ना, ये माइनस का तो आपने प्लस का लेना है, फिर आप इसको सॉल्व करें, सर्व समीका इसमें लग जाएगी, फिर उसको सॉल्व करते करते आपका आंसर जो है वो खुद ही आ जाएगा, पर सॉल्व जरूर करें। दीदी आपका आंसर मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा नजदीक करें। अंश तो आपका ठीक है, लेकिन हर में आपने इसका स्क्वायर नहीं किया। आइडेंटिटी आपने थोड़ी सी बेटा गलत लिखी है। आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, पहले वाला ए माइनस बी है ना, तो ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें बेटा कॉपी पे, और उसके बाद स्क्वायर भी करें, ए का भी वर्ग करो, फिर बी का भी वर्ग करो, ठीक है? दोनों का वर्ग भी करना है, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। अंश आपका ठीक है, लेकिन हर थोड़ा सा गलत है, तो उसको ट्राई करें। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे, तभी हम आपका वेट करेंगे, नहीं तो हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसे फिर बहुत टाइम हो जाएगा ना, मुझे पता ही नहीं लग पाएगा कि आप नोटबुक दिखाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है प्रीति? प्रीति है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, वो भी अपना हैंड रेज करें। और कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है क्या? अनीश, अंजू, ठीक है, ठीक है। चार मिनट हो चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 8:52 में मैं इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। उस बीच अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है? अभी 51 हुए हैं, जैसे 52 होते हैं मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगी, फिर बीच में आपका होता जाएगा तो आप मुझे बताते जाना, ठीक है? चलिए 52 हो चुके हैं, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाए, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो भी साथ साथ में सीख पाए। बाकी जो कर रहे हैं वो सॉल्व करें, और जैसे ही आपका होता है आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपकी नोटबुक चेक कर लूंगी, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं इस क्वेश्चन को दिए हुए, है ना? तो 1/2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, ऐसा आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने क्या करना है, तो वही कॉपी पेस्ट हम करेंगे। किसको कॉपी पेस्ट करेंगे? तो सिर्फ अपनी संख्या को जो हर में है। कर लीजिए, ये है 2 वर्गमूल 3 और ये है वर्गमूल 5।
चिन्ह यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, और इससे हमने यहाँ पर हर में गुणा किया है तो अंश में भी इसी से गुणा करना पड़ेगा। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगा देंगे सर्वसमीका, कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली सर्वसमीका हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इसको कैसे हल करके लिखते हैं, पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। अब मैंने वही कहा कि कुछ बच्चे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ना लिख लें, तो वैसा नहीं करना है, a का स्क्वायर अलग है, b का स्क्वायर अलग है। तो यहाँ पर चलिए पता करते हैं कौन a है कौन b है। तो a यहाँ पर है 2 वर्गमूल 3 और b यहाँ पर है वर्गमूल 5, ठीक है। देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है। करते हैं इसको आगे हल। तो अंश में हमारा गुणा करके जो आ रहा है वही आएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, ये हमारा अंश है। और हर में देखें तो सर्वसमीका लग जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a है 2 वर्गमूल 3 तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये वैसे कैसे रहेगा, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, और बटे में देखें तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो पहले इस 2 का वर्ग होगा फिर इस 3 का वर्ग होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, गुणा में वर्गमूल 3 का वर्ग करो तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, कितना बच गया, सिर्फ 3, ठीक है। और इसका वर्ग बताएं फटाफट से, आपसे भी बताएंगे, वर्गमूल 5 का वर्ग कितना होगा, 5 मैम। 5। वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होगा, क्यों, क्योंकि इस वर्ग ने इस वर्गमूल को कट कर दिया, क्या बच गया, तो 5 बच गया। तो अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5 बटे में 4×3 = 12 -5, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5 और बटे में 7, क्योंकि 12 में से 5 तो 7 आता है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है ये। और यहाँ पर देखें तो अब हमारे हर में कुछ भी अपरिमेय नहीं है, सिर्फ परिमेय ही है, तो हमने इसका परिमेयकरण कर लिया है। तो ऐसे इसका हमने आंसर निकालना था। अभी बताएं, अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो ऐसा कभी नहीं करना है, आपने बस स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर आप स्टेप एक बार शुरू तो किया करें, शुरू करोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आपका आंसर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कुछ पूछ लीजिएगा। इसको सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 3 + 3 जमा वर्गमूल 3 3 माइनस वर्गमूल 3, इसमें आपने कोई इसका परिमेयकरण नहीं करना है, बल्कि आपने इसको सरल करके लिखना है। देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी सर्वसमीका लग रही है, उसको लगाएं और हल करें। सर्वसमीका का उपयोग करें और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर आ रहा है 6। कैसे आ रहा है तो देखते हैं। इसमें भी वही आइडेंटिटी जो है वो यूज होगी, a+b और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। a का स्क्वायर पहले हम करेंगे, a यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर वर्गमूल 3 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा b है। हाँ, 9 - 3 6 बराबर, ठीक है ठीक है। 3 का स्क्वायर किया तो आ गया 3×3 = 9, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मैंने अभी भी बताया कि वर्गमूल की संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वही संख्या हमें मिलती है अपने उत्तर में। क्यों, क्योंकि इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ 3, तो 9 में से 3 माइनस करो तो आ गया 6, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 6, ठीक है। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल था, बस आपने अपनी सर्व समीकरण जो है वो इसमें लगानी थी। तो अगर है तो पूछ लें, कोई भी डाउट है तो पूछ लें, अपने मन में ना रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
0.333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो हमने इसको बस सिंपल से P बटा Q के रूप में लिखना है 0.333 एंड सो ऑन को। तो देखें, अगर आपको ये आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है तो मेरे साथ आप सीखेंगे, ठीक है। जिनको आता है वो खुद से इसे हल करने की कोशिश करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। आपको कहा है कि इसको आप जो है P बटा Q के रूप में लिखिए। अब ये बात सभी अच्छे से सुन लें कि जो भी इसका P बटा Q का रूप आएगा वो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने किन्हीं दो संख्याओं को भाग दिया, तभी तो हमें ये मिला। भाग देने पे तो हमें ये मिला होगा, तो इसलिए जो भी P बटा Q में आएगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि इस P बटा Q में क्या आने वाला है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मान लेंगे कि वो x है, और वो x मैंने आपको अभी भी बताया P बटा Q जो आएगा वो इसके बराबर होगा। तो इसलिए x भी इसके बराबर माना जाएगा, क्योंकि इस x के पीछे कुछ नहीं, P बटा Q ही छुपा हुआ है। मतलब हमारा आंसर ही है इस x के पीछे जो छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि x बराबर है 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको वो सब समझ नहीं आया, जो भी मैंने बोला P बटा Q वगैरह वगैरह, तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको x के बराबर लिख देना। ठीक है, अगर आपको वो PQ वाला लॉजिक समझ नहीं आया तो इतना सा आप याद रखें कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा P बटा Q के रूप में लिखने को, उसको x के बराबर लिख लेना और नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। अब हमने अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में कुछ गुणा करना है, तो कोई बता सकता है कि क्या गुणा करना है? 10। वेरी गुड। तो ये 10 क्यों आया, इसको भी हम यहाँ पर फटाफट से देखते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ केसेस लिख के देती हूँ। ठीक है, पहले अपना क्वेश्चन ही हम लिखेंगे। क्वेश्चन है 0.333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 बार। अगर क्वेश्चन होता 0.454545 एंड सो ऑन, या फिर 0.45 और बार होता दोनों के ऊपर, या फिर क्वेश्चन होता आपके पास 9.887 887 887 एंड सो ऑन, और बार होता आपका 8873 पर। तो यहाँ पर कितने अंक हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं? तो आप बोलोगे कि 333। नहीं, ये गलत है। सिर्फ 3 है जो खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 3 3। कैसे मुझे पता लगा 3 खुद को दोहरा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगी है। ठीक है, मतलब कितने अंक? सिर्फ 1 अंक। 1 अंक है जो खुद को दोहरा रहा है। वहीं अगर हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पर कितने अंक हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं? 2 अंक। ठीक है, और नीचे वाले केस में देखा जाए तो यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जितने भी अंक आपके दोहरा रहे होंगे वही उसी पे डिपेंड करता है कि हम किससे गुणा करने वाले हैं। 1 अंक दोहरा रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक दोहराएंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, और अगर 3 अंक दोहरा रहे होंगे तो हम 1000 से इसको गुणा करेंगे। किसको? अपनी पहली इक्वेशन को, पहले समीकरण को। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर ले, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलत फैसला ले लिया, गलत अंक चूज कर लिया गुणा करने में, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जितने भी अंक आपने देखना है कि कितने जो है वो खुद को रिपीट कर रहे हैं। 1 होगा तो 10 से गुणा करना, 2 होगा तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से, 4 होंगे तो 10,000 से। ऐसे ऐसे आप इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही अंक जो है वो रिपीट हो रहा था, इसलिए हम इसको यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे, इधर भी इधर भी। x को 10 से गुणा करो तो आ जाएगा 10x बराबर है 10 गुणा में 0.333 एंड सो ऑन। ये 10x आ चुका है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज पता है कि अगर हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको नीचे को गुणा करने लगो। वैसे करने की जरूरत नहीं हमें पड़ती, क्योंकि हमें एक रूल पता है, एक ट्रिक हमें पता है कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या 10, 100 से गुणा हो रही है तो हमारा दशमलव का अंक जो है वो राइट की तरफ को चला जाता है, मतलब सीधे हाथ की तरफ को चला जाएगा। वो कितने कदम? तो जितनी यहाँ पर 0 होंगी। ठीक है,
एक ही 0 है, तो इसका मतलब हमारा दशमलव सिर्फ एक कदम आगे बढ़ेगा, यहां पर लगाया जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर 1000 से गुणा कर रहे होते तो कितने कदम चलता, ये 3 कदम। तो पहला कदम यहाँ था, दूसरा कदम यहाँ और तीसरा कदम यहाँ, तो कुछ यहाँ पर हमारा दशमलव आता, लेकिन यहाँ पर 10 से गुणा कर रहे थे तो एक ही कदम ये चलेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। यहां से चला गया ये एक कदम यहाँ को, तो क्या बन गया 3.333 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप 3 बार 3 लगाओ, 4 बार, जितनी मर्जी बार 3 लगाओ, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, किसको, जब हमने गुणा कर दिया। जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो बस हमने अपने क्वेश्चन को x के बराबर पुट किया था, सिंपल। दूसरी इक्वेशन कहां से आई, तो हमने इसको गुणा करना है 10 से, 100 से, 1000 से, किससे गुणा करना है ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया x के पीछे ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करने पर। तो दूसरी इक्वेशन में आपका देखिए, इस साइड से ये वाली साइड माइनस होगी, इस साइड से ये वाली साइड माइनस होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी, तो 3.333 एंड सो ऑन, माइनस 0.333 एंड सो ऑन। 10 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा, आ जाएगा 9x, और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करो तो आपके पास आएगा सिर्फ 3। क्यों आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास है 3.333 एंड सो ऑन, ये आपके पास है 0.333 एंड सो ऑन। यहाँ पर हर बार 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3 ही आता रहेगा, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ माइनस करें तो 3 में से 0 माइनस करो तो 3 ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, इसमें से इसको माइनस करने पर। तो अभी हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। x बराबर है 3/9, क्योंकि 9 यहाँ पर गुणा हो रहा था, इसको परे भेज देंगे, अब बराबर है कि उस पार, तो ये भाग हो जाएगा। अभी भी ये आपस में कट रहे हैं तो काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने 0.333 को जब p/q के रूप में बदला तो वो इतना आया। इसका मतलब जब आप 1/3, जब आप 3 से 1 को भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.333 एंड सो ऑन, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो बस ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अभी इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, अगला क्वेश्चन आपको ऐसा ही आने वाला है, वो आप खुद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, उसको सॉल्व आप खुद करेंगे। तो इसलिए अभी भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ अनीश का ही आंसर आया है, बाकी बच्चे भी बताएं। अंजू का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, प्रीति, अनु, अंतिम, राहुल, विशु, सीमा, चलिए। तो इसको हम नहीं करेंगे, ये पहले कर चुके हैं बहुत, ये करें फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब कि वो अपरिमेय है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। बताइए तो कौन है जो अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है, जिसका रूट आप नहीं हटा सकते। जल्दी बताएं अपना आंसर। इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि इसका रूट हम नहीं हटा सकते, इसका आएगा वर्गमूल 2 ही, इसका आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, इसका आ जाएगा 4। अब यहाँ पर माइनस लगाया है इन्होंने, तो -4, क्योंकि -4 का वर्ग करो तो भी आपका 16 ही आएगा, है ना, मतलब 16 आएगा, माइनस का इन्होंने ऐसे लिख दिया है। साइन का हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम बस देखेंगे रूट हट रहा है या नहीं। ठीक है, और 0 तो सभी को पता है, 0 तो एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या होती है, तो ये तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इसमें परिमेय संख्याएं हैं। आगे देखते हैं, आगे बताइए। तो क्या सभी के सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। जितने भी पूर्णांक हमारे गणित में हैं वो सभी परिमेय संख्या है, उनको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ठीक है, वेरी गुड, इसका आंसर है सत्य, मतलब कि ट्रू, क्योंकि जितने भी पूर्णांक है देखिए यहाँ पर
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इन सभी के नीचे अगर हम बटे में एक, बटे में एक, बटे में एक, बटे में एक लगाते चले जाएं तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या मतलब जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p क्या है? पूर्णांक। p और q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है सत्य या फिर ट्रू। इसको अब करेंगे आप सभी बच्चे। यहाँ पर आपको दिया गया है 0.001 बार तीनों के ऊपर है। इसको p बटा q के रूप में बदल के लिखें। अपनी कॉपी पे सॉल्व करें इसको और फिर कैमरा ऑन करके अपना आंसर मुझे बताएं। आप लोग मुझे एक्टिव नहीं लग रहे हो, फटाफट से एक्टिव हो जाइए। हाँ, वैसे रात बहुत हो चुकी है, 9 बजे तक आप सभी थक जाते होंगे, लेकिन थोड़े से एक्टिव हो जाए बच्चों। हाँ, सॉल्व करके बताएं, सॉल्व करें अच्छे से। ठीक है, अगर आपने इसको कॉपी पे किया तो कॉपी दिखाएं। आंसर आपका ठीक है, लेकिन मुझे देखना है कि आपने इसको सॉल्व कहाँ किया, वो मेरा मेन है। सी नहीं बेटा, सी नहीं होगा, सी नहीं। अगर अगर आपने सी बोला तब गलत है, मुझे शायद कुछ और सुनाई दिया। कितनी बताता हूँ जी बेटा, मैम, गलती से कुछ। अच्छा, तो सभी कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल है, यहीं से पता लगेगा कि आपको समझ आया लास्ट क्वेश्चन या नहीं, जो हमने किया था p बटा q में, p बटा q वाला। किया किसी ने सॉल्व नोटबुक पे? अच्छा, अंजू दिखा रही है अपना आंसर, ठीक है। ये बेटा इसका आंसर बी भी नहीं है। ठीक है अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अंजू का आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पर कैसे, वही मुझे जानना है कि आपने कैसे हल किया, है ना? आपने किससे गुणा की, कब गुणा की, आपने इसको खोल के कैसे लिखा, वो सब मुझे आपकी कॉपी पे देखना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है, जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से हैंड रेज कीजिए, तभी हम वेट करेंगे, नहीं तो हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, विशु दिखाना चाहते हैं, ओके, तो हम वेट करेंगे विशु का। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें तब तक। सभी क्लास में एक्टिव रहा करें ना। अब अगर आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करो तो मुझे कैसे पता लगेगा? आपको दिखाना पड़ेगा, है ना? चलिए ठीक है विशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं तो ऐसा लगता है कि बाकी बच्चे क्लास में है ही नहीं, बस यूं ही क्लास को ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन क्लास में नहीं है, तो इसलिए रिस्पॉन्स दिया करें। ठीक है अनीश, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सिर्फ 2-3 बच्चे ही रिस्पॉन्स करते हैं, तो सभी बच्चे किया करें। चलिए, तो करते हैं अब इसका सोल्यूशन यहाँ पर फटाफट से, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ये लिखा गया है 0.001 और इसके ऊपर बार लगा दी गई है, ऐसा भी नहीं बताया कि खोल के कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0.001 है, बार लगी है। तो बार का मतलब ये है कि अगर तीनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब पहला अंक दोबारा आएगा। ठीक है, पहले अंक से शुरू करना है, आप इसको ऐसे मत लिखना 00111, ऐसा नहीं होगा। अगर तीनों पे बार लगी है तो इसका मतलब पहला अंक दोबारा आएगा, फिर दूसरा अंक दोबारा आएगा, फिर तीसरा अंक दोबारा आएगा। तो ऐसे इसको खोलते हैं, तो ये बनेगा 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने पहले अंक को, सॉरी, पहले इसको हम क्या करेंगे, एक्स के बराबर मान लेंगे। 001 001 और इतना ही लिखे तो इतना भी काफी है।
इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 को किससे गुणा करना है, जल्दी से बताएं। किससे गुणा करेंगे हम इसको? 1000 से। वेरी गुड। क्यों 1000 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 3 अंक खुद को दोहरा रहे हैं, तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो करते हैं 1000 से गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1000x। ठीक है, 1000x बराबर है 1000 गुणा 0.001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको। अब गुणा करते हैं तो 1000x का तो 1000x ही आएगा। इसका मैंने आपको बताया है कैसे गुणा करेंगे। जितनी जीरो है उतने कदम आगे हमारा दशमलव बढ़ जाएगा। 3 जीरो है तो अपने अपने दशमलव को 3 कदम आगे बढ़ा दो। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। तो यहाँ पर हमारा दशमलव आएगा, इसको हम लिखेंगे 1.001 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ये 1 के ही बराबर आएगा जैसे कि बहुत से बच्चों ने लिखा था, क्योंकि 1 के बाद 0 0 लिखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। सेकंड -1, बस ये माइनस करना आपको आना चाहिए। और दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि किससे गुणा करना है, तो आपका इस क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो 1000x माइनस x बराबर है 1.001 एंड सो ऑन माइनस 0.001 एंड सो ऑन। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 999x बराबर है, इसको माइनस करके आएगा 1। कैसे, तो देख लेते हैं। 1.001 एंड सो ऑन 0.001 एंड सो ऑन। यहाँ पर इसको अगर आप आगे और बढ़ाएं तो यहाँ पर आएगा 001 और यहाँ पर भी आएगा 001, तो मतलब यही चलता जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा 0 और 1 में से 0 गए तो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/999। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे इसको हमने करना था, जो कि बहुत से बच्चों ने किया भी था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बस ऐसे इनको करना है। अब आपको अब अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको हमेशा अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। और अब इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे लिख लें, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। ये आपको खुद से परिभाषा ढूंढनी होगी। ये कि आपका 2 नंबर में आया था, कब आया था ये नहीं पता, लेकिन आया था। ठीक है, तो आपको इसमें परिभाषा लिखनी है। एक तो समांतर रेखाएं और दूसरा रेखाखंड। ये आपका 6th चैप्टर का है वैसे, पर गलती से यहाँ पर आ गया है, पर इसको आप नोट कर ले। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी नहीं मिलती, जैसे कि रेल की पटरी यहां से चलती है, यहाँ को जो उसका साइड का कोना होता है ये वाला यहाँ को चलता रहता है, ये वाला यहाँ को चलता रहता है, बीच में ऐसे पटरी होती है ना। तो ये साथ में तो चलती हैं, ये रेखाएं साथ में तो चलेंगी पर कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। ऐसे नहीं मिलेंगी, ऐसे ऐसे नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ये हमारी होती है समांतर रेखा। और रेखाखंड हमारा होता है, तो रेखाखंड एक फिक्स्ड लाइन होती है, एक सीमित रेखा होती है। आपको कहा कि इस रेखाखंड यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, तो ये इतना ही रहेगा, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसको हम कहते हैं रेखा खंड। तो इसको आप एक बार अपनी बुक में जरूर देख लें। ये हमने इसकी ऐसी थोड़ी सी परिभाषा देख ली है, लेकिन जो इसकी असली परिभाषा है वो आपको किताब में ही अच्छे से मिल पाएंगी। ठीक है, समांतर रेखा और रेखा खंड। आगे देखते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन वही PQ वाला, इसको अब हम नहीं करेंगे, पर आप इसको कॉपी पे लिख लें, इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ये भी आपका आया हुआ है पिछले पेपर में। 0.6 को P/Q के रूप में लिखें। तो अभी भी मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आया तो पूछ ले, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। 100% चांस तो नहीं है, लेकिन 80% चांस है कि आ सकता है, P/Q वाला ही। आगे देखे तो देखिए आगे भी वही क्वेश्चन है। 0.47 और दोनों पे बार लगी है। तो ये भी आपको आया हुआ है पिछले किसी एग्जाम में, तो इसको भी लिख लें। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करें। 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है, सिर्फ एक। तो बताएं। सॉल्व कीजिए। एक परिमेय संख्या आपने बतानी है, आपको पता है जितनी पूछी जाती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, फिर उससे गुणा करते हैं। तो पहले इसको P/Q के रूप में लिख लो।
अपनी परिमेय संख्याओं को पहले इन दोनों को आप p बटा q के रूप में लिख लो। 3/1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4/1। अब इनको गुणा करो और बताओ इनके बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी है। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में दें। बहुत से बच्चे ये गलती कर रहे हैं, 7 नहीं आएगा ना, सिर्फ 7 नहीं आएगा। देखो अगर आप 7 लिखोगे तो इसका मतलब कि 3 और 4 के बीच में 7 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 7/2। हाँ अनीश का ठीक है, परंतु आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, 7/2 आएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो उनके हर भी साथ में लिखने हैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको भी सॉल्व। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, गुणा कर देंगे 2 से, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि 1 पूछी गई है तो जितना पूछा जाता है उससे उससे 1 ज्यादा से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। 3 दूनी 6 बटे में 2, 4 दूनी 8 बटे में 2। 6/2 और 8/2 में 2 के बीच में एक ही संख्या आएगी, वो होगी 7/2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, 7/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं आ सकती। 4/5 और 9/5 के बीच में वो संख्या नहीं आ सकती। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपको लगता है अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 4/5 और 9/5 के बीच में आएगा 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 तो 4 से पहले आ जाता है ना। तो 4 और 9 के बीच में कभी 3 नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इतना ही था इसमें। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अभी हमारे पास 11 मिनट है, काफी टाइम है, अभी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक जो बहुपद होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका बहुपद है बच्चों, वो होता है एक बीजीय व्यंजक। अब आप बोलेंगे ये बीजीय व्यंजक क्या है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है, तभी आप बहुपद को सीख पाएंगे, नहीं तो आपको बहुपद सीखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और आपको बता दूं तो जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना एग्जाम के बाद, तो हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जब आपकी क्लासेस एग्जाम के बाद शुरू होंगी 13 अक्टूबर से, तो हम बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सब कुछ इसके बारे में हम सीखेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बीजीय व्यंजक में क्या होगा, जो आपकी गणित की संख्याएं हैं, जैसे 5, 6, 100 ये भी होंगी, और चर जिसको आप बोलते हो चर, ठीक है, जैसे कि A to Z इंग्लिश वाले, वो भी होंगे, और वो आपस में या तो जमा हो रहे होंगे, या तो गुणा, या तो भाग, या तो माइनस। जैसे देखो x माइनस 100 ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। y की घात 9/8 गुणा 12 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और अगर और एग्जांपल इसके हम ले यहाँ पर, तो 50 जमा 1/a 1/a ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पर एग्जांपल हम ले तो 3/x की घात 3 ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। ये और ये हमारे बीजीय व्यंजक है, पर ये चारों के चारों बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, ये चारों के चारों बीजीय व्यंजक तो हैं, इनके पास नंबर भी है, संख्या भी है, और इनके पास चर भी है, इंग्लिश वाली चीजें भी हैं। तो बीजीय व्यंजक तो ये सारे हैं, लेकिन सभी के सभी बहुपद नहीं होंगे। तो फिर बहुपद कौन होते हैं, तो बहुपद एक स्पेशल, एक खास तरह के बीजीय व्यंजक होते हैं। उनमें एक खासियत होती है, क्या खासियत है तो देखते हैं। उनमें जो खासियत होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जितने भी चर है, ठीक है, चर आप सभी याद रख लें, चर क्या होता है, चर मतलब A to Z जितने भी आपकी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं चर। तो चरों की जो घात है, इन चरों की जो घात है, अगर वो पूर्ण संख्या है, कैसी है, पूर्ण संख्या, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे, नहीं तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, तो ये आपका बहुपद है क्योंकि चर की घात यहाँ पर 1 है ना, चर की घात 1 है। इसको देखें तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो y की घात है वो 9/8 है। तो क्या 9/8 एक पूर्ण संख्या है,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी ऐसी, ठीक है। ना तो इसमें माइनस वाली चीजें आती है, ना ही इसमें बटे वाली चीजें आती है, ना ही दशमलव वाली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसका देखें तो ये हमें लग रहा है कि बहुपद हो सकता है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज हुई, क्या हुई कि आपका जो वेरिएबल था, चर था, वो बटे के नीचे आया। तो बटे के नीचे आया तो क्या हो गया? तो इससे क्या होता है, अगर आपका कोई चर बटे के नीचे आता है, उसको आप ऊपर लाओ। जैसे आपका 50 है, जमा है, आपने क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है। तो ये बन जाएगा a और a की घात -1। नीचे इसकी घात 1 थी, ऊपर आके इसकी घात बन गई -1। तो अब देखो, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब ये ऊपर आके माइनस क्यों बनी, कैसे बनी, वो सब हम तब पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर शुरू होगा पेपरों के बाद। लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि अगर आपका चर बटे के नीचे आता है तो वो भी बहुपद नहीं होता। सेम केस यहाँ पर है, ये 3 है, अगर मैं x की घात 3 को ऊपर लेके आऊं तो इसकी घात बन जाएगी -3, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन होगा? जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी। बस इतना ही आपने ध्यान में रखना है, बाकी आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दें। बताएं कि इसमें से कौन है जो बहुपद है। ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसको बहुपद। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर इसकी घात 2 है, चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये नीचे आ गया, ये बटे के नीचे आ गया। चर जो है, जो A to Z वाली जो चीज है, वो बटे के नीचे आ गई, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो t की घात 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा, जब हमने पढ़ा था ना 36 की घात 1/2, तो हमने पढ़ा था कि वो तो वर्गमूल की घात होती है। तो यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल को घात में बदलो तो आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये भी वर्गमूल नहीं है, सॉरी बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी चर जो है वो बट्टे के नीचे आ चुका है, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बहुपद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि बहुपद px बराबर है 2x + 5 का शून्यक ज्ञात करें। तो अब ये शून्यक क्या होता है? तो शून्यक x की वो वैल्यू है, ठीक है। शून्यक जो है x की वो वैल्यू है जिसको मैं अगर इस x की जगह पर पुट करूं, डालूं, तो क्या हो जाएगा? मेरा ये बहुपद 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, हम कैसे यहाँ पर x की वैल्यू देखते जाएं, पहले 1 डाले, फिर 2 डाले, फिर 3 डाले, फिर 4 डाले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट x की वैल्यू खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। आपको पूछा कि इसका शून्यक ज्ञात करो, ठीक है, तो आपने क्या करना है? बहुपद को लिखेंगे। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है विशु। बहुपद को लिखेंगे, इसको बराबर कर देंगे 0 के, ठीक है। अपने बहुपद को लीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपका बहुपद होगा उसको लो, उसको खुद ही 0 के बराबर लिख लो। आपको बोला शून्यक निकालने के लिए, तो आपने खुद ही इसको 0 के बराबर कर देना है। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, तो 2x यहाँ पर 2x रहेगा, 5 यहाँ पे जमा हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 - 5, ठीक है। 2x बराबर है -5, तो माइनस की गड़बड़ हुई है, बाकी आपका आंसर ठीक था विशु, बस माइनस का ध्यान रखिए क्योंकि 0 में से 5 माइनस हो रहा है ना। 0 और 5 में तो 5 बड़ा है, तो साइन आएगा माइनस का। अब x की वैल्यू निकाले तो x आ जाएगा -5/2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। हमें बार बार यहाँ पे 1 2 3 4 करके x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपने बहुपद के 0 के बराबर रख दिया और उसके बाद x की वैल्यू निकाल ली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अभी हमारे पास 4 मिनट है, कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे से, वो कर लेते हैं। सेम ऐसे ही हैं, ये गुणनखंड वाले नहीं होंगे, इनका मैं आपको सॉल्यूशन बना के ग्रुप में कल रात तक भेज दूंगी, ठीक है। अभी आप इसको देखें, 3x + 1 इसका शून्यक ज्ञात करो। ध्यान रहे कि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको चर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे तो x है, अगर a होता तो a की वैल्यू निकालनी थी, y होता तो y की वैल्यू निकालनी है, z होगा तो z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी आप इसकी x की वैल्यू, हाँ जी बेटा बोले। 3/1 3/1 नहीं होगा। 1/3 हाँ, पर साइन भी बताएं, आपको क्या लगता है साइन क्या इसका पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव आएगा? लगता है -1/3 है।
कैसे बोल रहे हैं आप? हैं अच्छे से बोले, ठीक है। तो ठीक है, इनका आंसर ठीक था, -1/3। कैसे? क्योंकि देखो इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर पुट कर लिया, है ना। उसके बाद x की वैल्यू निकालो तो 3x बराबर है 0 - 1, यहाँ जमा का था वहां जाके माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालिए तो 0 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -1 और अपॉन में आ गया 3, क्योंकि 3 यहाँ गुणा हो रहा था, वहां जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है आंसर x इक्वल्स टू -1/3। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक भी आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू को वापस से इसमें डाल दिया, 3 गुणा माइनस का 1/3, मैंने इसको ऐसे डाल दिया जहां 1 था। मैं अब चेक कर रही हूँ कि मेरा आंसर ठीक है या गलत तो नहीं है। तो गुणा हो रहे हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, 3 कम 3, 3 कम 3, यहाँ पर बच गया माइनस का 1 जमा का 1। तो कर दीजिए, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो आ जाएगा 0, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 0। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू -1/3 पुट की तो मेरा आंसर खुद ब खुद 0 आ गया। तो यही तो इसका शून्यक होता है। तो जब आप अपना आंसर निकालोगे तो चेक कर लेना एक बार, क्योंकि साइन में आप अगर गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर यहाँ 0 नहीं आएगा। यहाँ पर आपका आंसर 0 नहीं आया तो मतलब ये वैल्यू आपकी गलत हो गई है। ठीक है, फिर आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी 2 मिनट है, फटाफट से एक और क्वेश्चन कीजिए। सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए इसमें बताएं कौन है जो बहुपद है। चर देखो, चर की घात देखो और बताओ कौन है जो बहुपद है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस बार नहीं है, ध्यान से देखिए बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए में देखो, इसकी घात है 1/4, एक्स की घात है 1/4। घात हमें नहीं चाहिए बटे में, ठीक है, घात हमें बटे में नहीं चाहिए। डी भी नहीं है बेटा, देखो डी में भी यहाँ पर घात बटे में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो x की घात 1/4 नहीं चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए, तो नहीं होगा। x जमा 1/x, तो ये भी गलत है क्योंकि बटे में x आ गया, नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर x की घात 3/2 आ गया, तो ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 5/2 लिखा है, तो 5/2 घात थोड़ी ना है, 5/2 तो बस संख्या है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन चर की घात अगर 5/2 होती तो गलत हो जाता, चर की घात तो 1 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक अभी के लिए। और ये आपकी लास्ट क्लास थी पेपर से पहले की, अब मैंने आपको बता दिया है। तो जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में रहे, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने एग्जाम दें, हर एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए।